दहलीज पर रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे, फिर देख कि इस शहर में क्या हो नहीं सकता। हम रवीश जी को इस दायरे में बांधना नहीं चाहते, क्योंकि जितनी समझ उनकी मीडिया को लेकर है, उतनी गहरी पैठ सामाजिक सरोकार को लेकर भी है। हम उनसे बस ये उम्मीद करते हैं कि वो नेशनल दस्तक टीम को एक ऐसी राह दिखाएं जो हमारे लिए अनुकरणीय हो। रवीश कुमार साहब। शुक्रिया आप सभी का जो मुझसे पहले बोल रहे थे। स्टालिन साहब, मैं भी जब यहाँ आ रहा था तो सोचा कि इस तरफ जितने लोग हैं शायद इतने होंगे, आधे रास्ते में सोचा कि इसके अलावा शायद यहाँ हैं उतने ही होंगे, लेकिन मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इतने लोग होंगे। तो जब दरवाजे से झांका देखा इतने लोग हैं, वो भी रविवार की दोपहर, तो मैं थोड़ा घबरा गया। एक ऐसे समय में जब मैं अखबार बहुत कम पढ़ता हूँ और टीवी नहीं देखता हूँ, न्यूज़ पोर्टल के लिए इतने लोग आए हैं, तो मैं अपने आप से पूछने लगा कि मैं कहीं नेगेटिव तो नहीं हो गया हूँ लाइफ में। ऐसा ही बात है कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ। अब इतना भी कोई 100% ना सोचे, पर हाँ चलिए ठीक है, अपवाद के रूप में 1-2% देखता हूँ। लेकिन आम प्राय अगर लगा दी जाए, प्राय से अगर कोई असुविधा ना हो, तो प्राय मैं टीवी अब नहीं देखता। और जब भी मैं घर से आता जाता हूँ, अपने कमरे से निकलता हूँ, तो वो टीवी जो दिन भर कभी न्यूज़ चैनल चलता रहता था, अब नहीं चलता है। तो मैं सोचता रहता हूँ कि एक स्पेस है जो मेरे घर में, ये हमेशा बंद है, कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, या मेरे घर में लोग नहीं है जो इसे देख नहीं रहे हैं। आप लोग देखते होंगे, आपको अच्छा लगता होगा, देखना चाहिए। अगर अच्छी चीज़ है तो देखनी चाहिए उसमें। हम एक ऐसे समय से गुज़र रहे हैं, और ये पहले बता दूं कि पत्रकारिता का कभी कोई स्वर्ण काल था नहीं, और वो हमेशा किसी सोने की तलाश में, जो भी उसके पास काल है वो खा गए सब, कि हम सोना हासिल करेंगे लिख के, वो तो हुआ नहीं। तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने साथी अशोक को कि उसने कुछ करने के लिए सोचा है और इतना बड़ा सोचा है, और आप लोग ने उसका हौसला बढ़ाया है अशोक का, कि पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और इसके अपने सांगठनिक कुशलता का भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। कुछ बात होगी कि इतने लोगों को सहेज सकता है ये। मैं तो आज तक घर में एक छोटी पार्टी नहीं दे सका, सोचा मैं किसको बुलाऊंगा और कौन आएगा इस शहर में। खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन जो लोग इस एज में करते हैं, हम सबको इस खूबी का अलग से हौसला बढ़ाना चाहिए कि अलग अलग उम्र के, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को सहेज लेना, जमा कर लेना छोटी बात नहीं होती है। ज़रूर इसमें अशोक और उनकी टीम के जो लोगों ने काफ़ी महीने लगाए होंगे, बहुत शौक से लगाए होंगे, तो उसका आदर करना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि मैं टीवी नहीं देखता, पर मैं टीवी बहुत देखता था, बीमार की तरह। और एक दौर आया जो नहीं देखने के कारण हैं, वो ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भी वही करता हूँ। एक दौर आया कि जब धीरे धीरे टेलीविज़न से रिपोर्टिंग समाप्त की जाने लगी, और हो गई अपने अपने कारणों से, और उसके नतीजे में ये हो रहा था कि सारी जो हकीकत है सोसाइटी की, वो अब 4 लोगों तक है, और वो 4 लोग जो भेजे जाते हैं वो कुछ बातों की राजनीतिक समझ रखते होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग से जो देश भर से जो चीज़ें जमा की जाती हैं, इसमें अलग अलग मुद्दों पर आप लगातार जानते रहते हैं, वो अब बंद हो गया है। हाँ या ना में सवाल दे दीजिए तो ग्रे एरिया का स्कोप खत्म हो गया है। अगर आप हाँ या ना में सवाल नहीं देते, तो ये जनमत बनाने के नाम पर जो जनमत की मौत हुई है, उसकी हत्या हुई है, तो उसी के शोक में मैं टीवी नहीं देखता हूँ। हालांकि जो दुनिया में बनाना चाहता था वो भले मैं नहीं बना पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी जितना प्रयास कर रहा है और जिस दिन तक वो अगर बना ले, तो उसका हौसला ज़रूर बढ़ाना चाहिए। हम सबको इस बात को ध्यान से देखना चाहिए। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप टीवी क्यों देखते हैं, आप अखबार क्यों पढ़ते हैं, मतलब क्या जानकर कल से क्या बेहतर हो गए।
चीज़ें तो वहीं पहुंच रही हैं कि आप अगर आज ये दंगा है तो 84 का भी दंगे की बात करो तो सब हर घटना की पृष्ठभूमि 20 साल पहले की तो है। तो इसमें इस बंटवारे में इज इक्वल टू में इससे हमारी हमारे और आपके भीतर का नजरिया क्या नया हो रहा है। तो हमारी जो भीतर की बेचैनियां हैं वो इसे मार दी जा रही हैं और मर गई हैं। हम सब बेचैन लोग अब नहीं हैं। आप सब भी एक ठहरे और एक तरह से ठहर चुके लोग हैं, लेकिन उन बेचैनियों को कुरेदने की जो लिखने की बात है, जो बोलने की बात है, वो अब लगभग समाप्त हो गई है। और वो इसलिए भी कि आप कोई भी टेलीविज़न खोलिए वही आदमी है। मैं समझता मैं हैरान हूँ उस एंकर की क्षमता पे भी और उन 4 प्रवक्ताओं के भी कि इतने जल्दी से ये भारत के सभी विषयों पर कैसे बोल लेते हैं और कैसे अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। तो ये मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि गमे रोजगार की एक नियति है, वो आपके पास भी वो मेरे पास भी, मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं बहुत श्रद्धा की नज़र से नहीं देखता कि आप टीवी देखते हैं। मैं यही पूछता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। मेरा तो एक कारण है कि मेरा तो रोजगार है, आपका क्या कारण है मुझे ये समझ में नहीं आया और इस बात से मैं पागल हुए जा रहा हूं। जो आदमी जिसकी हर सांस टीवी से चलती है, उसके घर में अगर टीवी नहीं चलता है, क्या वो सिर्फ दुखी हो गया है? इतना दुखी इंसान तो नहीं हूं मैं, इतना दुखी इंसान नहीं हूं। तो पत्रकारिता जो है वो एक प्रदर्शन का विकल्प बनकर रह गई है। तो आप भी लगभग, और उस प्रदर्शन का विकल्प बनने का लाभार्थी मैं हूं, इसमें कोई दम नहीं है, कि इसमें गलत बात नहीं है। क्योंकि जब एक पत्रकार सेलिब्रिटी बनता है तो निश्चित रूप से वो पत्रकार अब धीरे धीरे लोगों की नज़र में नहीं रह जाता है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मैं साबुन के ऐड में आ रहा हूं। क्या करेंगे? जब पत्रकारिता का काम बंद हो जाएगा तो साबुन का विज्ञापन कर लेंगे, फिर क्या कर सकते हैं। इतने सारे संत लोग साबुन बनाने लगे हैं तो किस दिन पत्रकार का भी साबुन नहा लो भाई। मेरे साबुन से नहाने में आपको क्या दिक्कत है? मैं च्यवनप्राश बनाऊंगा, मेरा च्यवनप्राश खाना आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इतने लोगों का च्यवनप्राश आपने खा लिया, मेरा भी खाइए। अगर मेरे लिखने से अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे च्यवनप्राश से आपकी सेहत अच्छी हो जाए, कम से कम मरते दम तक ये तो सुकून रहेगा। कुछ लोगों को तो अच्छा कर गया मैं, किसी को तो मैं अच्छा करके जाऊं दुनिया में। तो वो दुनिया जो हम बनाना चाहते थे वो जरूर कुछ बेहतर हुई होगी। सबको, हम सब चाहते हैं, आप अपने तरीके की दुनिया चाहते हैं, हम अपने तरीके की दुनिया चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए आने वाले कल से। लेकिन एक मोड़ पे पहुंच के देखते हैं कि अरे यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि कुछ बदला नहीं। चीज़ें आ गई हैं, गैजेट्स आ गए हैं, साधन आ गए हैं, माध्यम आ गए हैं, और वो जो सवाल, जो तल्ख सवाल है, उनके पूछने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मैं चाहता हूं कि अब पत्रकारों को ऑफिशियली रिकग्नाइज कर देना चाहिए कि ये इस पार्टी के पत्रकार हैं, ताकि वो दुविधा खत्म हो जाए। और वो ठीक है, मतलब कई लोग मुझसे कहते हैं, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं इस समाज की हकीकत को ना जड़ से जानता हूँ। जिस दिन दलाली करनी होगी बोल के कर लूंगा। मैं गंगा में डूबने नहीं जाऊंगा, मैं बोल के करूंगा कि मैं फॉर्च्यूनर लाया हूं इतना बड़ा, करता हूं उसकी दलाली। मैं किसी शर्म से नहीं, जब इतने सारे लोग जब शर्म से नहीं डूब के मरे, तो शर्म के डूब के मरने की जिम्मेदारी या शर्म को, उसकी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है कि मैं शर्म की नाक बचाने के लिए खुद डूब के मर जाऊं। नहीं तो इस शर्म का लिहाज कोई कल को नहीं करेगा कोई। तो इसकी चिंता नहीं कीजिए। वो मैं तनाव दबाव से अब धीरे धीरे अपने आप को उबारने लगा हूं, पर है नहीं कुछ। आप देख लीजिए जो स्पीड न्यूज है वो क्या है, वो हर सेकंड एक खबर की हत्या है। हर सेकंड उस हत्या, एक खबर की हत्या का समाचार है, वो आप देख रहे, मैं नहीं देखता, मुझे तो मालूम नहीं अब टीवी में क्या होता है। आप जानते होंगे क्या होता है, मैंने सुना है लोग इस तरह की बातें करते, मैं तो देखता नहीं टीवी। मेरे दिन के किसी भी फालतू कार्यक्रम में अब टीवी देखने का अच्छा काम नहीं है मेरे में। अब मैं उसके अलावा मैं कुछ और फालतू काम करता हूं। हर वक्त एक सवाल है, एक एंकर है जो कभी किसी पार्टी को लेकर बागी हो जाता है, कभी किसी आदमी को लेकर बागी हो जाता है, कभी किसी सवाल को लेकर बागी हो जाता है। और हम लगातार भूलते चले जा रहे हैं, खबरों से दूर हैं, उस हकीकत से दूर हैं। क्या नेशनल दस्तक उस रिपोर्टिंग को वापस ले आएगा? क्या एक डॉक्टर को बनने में, पढ़ने में उसको 10 साल लगता है MBBS। मेरा अपना मानना है कि एक रिपोर्टर को रिपोर्टर बनने में 10 साल लग जाते हैं। जब वो बहुत लोगों से मिल लेता है, बहुत इलाकों से घूम आता है, तब जाकर उसको पता चलती है ये बात की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। अब कोई चैनल उस अपने रिपोर्टर से नहीं जाना जाता। मैं जिस माध्यम से आता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखने के माध्यम में गया तो वहां सारे लोग बोल रहे हैं,
तो मैं क्या देखूं? मैं तो देखने के माध्यम में हूं ना। तो देखने के माध्यम में अगर सारे लोग बोल रहे हैं तो फिर रेडियो चला लीजिए, फिर टीवी क्यों है? 20-25 प्रकार के लोग हैं, वही हर तरह की समझ। अभी आपने बोला कोई नहीं है ट्राइबल इश्यू पे बोलने वाला, कोई नहीं है इस दिल्ली में, और सारी तकनीक बंद, दुकान ही बंद है। तो कोई अगर छत्तीसगढ़ से चिल्लाता भी रहे कि मैं बोल सकता हूं इस इश्यू पे, तो भाई आपके पास तो वो भी नहीं, आप रहिए वहीं पे। आपके जगह पे हम दिल्ली से किसी को ले आएंगे, वो बोलेगा ये हकीकत है। एक दर्शक के रूप में मैं हमेशा पूछता हूं कि मैं अभी सवाल को क्यों ढोता रहूंगा कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी और उसके सवाल का जवाब पत्रकार दे। आप दीजिए, आप खरीदते हैं अखबार, आप दीजिए ना कि आप किस टाइप के दर्शक हैं, किस टाइप के पाठक हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो इसका मतलब पत्रकारिता ठीक है, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? हर समय तो हम नहीं देंगे ना। तो ये एक दर्शक को पूछना पड़ेगा कौन चाहता है, क्या आप चाहते हैं कि पत्रकारिता अच्छी हो? तो फिर आप इस बात के लिए आप मेरे लिए भी लड़ेंगे ना, कि ऐसा थोड़ी होगा मुझे इस्तीफा देके हीरो नहीं बनना है। कहां कहां तक देते रहेंगे इस्तीफा? आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेरी रक्षा तो कीजिए। आप वही अखबार खरीदे जा रहे हैं, वही टेलीविजन चैनल देखे जा रहे हैं, कहीं कुछ आप बदलने के लिए तैयार नहीं है, और हम इस भ्रम में बागी हुए जा रहे हैं कि हम आपको बदल रहे हैं। तो आप बदलेंगे नहीं। एक सवाल आपने पूछा स्टालिन साहब कि क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बातों से, घटनाओं से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपको कम से कम पत्रकार तो नहीं होना चाहिए था। मैं दादरी गया था, और सही है कि हर घटना पे उतना आप विचलित नहीं होते हैं, हर बात पे उस तरह से विचलित नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ से लौट के आ रहा था तो उस रास्ते से लौटते हुए बादलपुर चला गया मैं। वहाँ जो अंबेडकर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, तो किसी के घर से खड़ा होकर देखने लगा मैं। लेकिन फिर भी उस घटना की और उस दादरी गांव में जो मिल के जो बातों का असर हुआ, मैं गाड़ी में बैठते बैठते बहुत सीरियस बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ा कि मैं ऑफिस नहीं गया। मुझे आमतौर पे मुझे पेट दर्द और उल्टी क्या चीज़ होती मुझे नहीं मालूम, इन सब का मुझे अनुभव नहीं है बिना च्यवनप्राश खाए। लेकिन मैं उल्टी हुई और घर जाकर मैं सोफे पे लेट गया। मुझे लगा कि सबसे बीमार आदमी मैं ही हूँ। मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद से मेरे कई दोस्त मुझे फ़ोन करके डांटने लगे कि तुमने कोई ठेका ले रखा है। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। वहाँ 50 लोग मेरे अलावा और भी गए थे, और वो लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं भी अपने आज के दिन के लिए ही रिपोर्टिंग करने के लिए गया था कि मुझे वो बहस नहीं करनी थी। लेकिन अगर आप अपने समाज के भीतर की असहिष्णुता को देखकर विचलित नहीं होते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं, इसका मतलब आप में कुछ गड़बड़ी है। आप कम से कम योगा तो ज़रूर कर लीजिए आप, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप में कुछ तो कमियां हैं। आपके पास सोशल मीडिया है, ट्विटर है, आप सहिष्णुता असहिष्णुता का जितना मजाक उड़ाना चाहते हैं उड़ा लीजिए। ये जो समूह बनाते हैं लोग मजाक उड़ाने वाले में से, उसी में से एक दिन आपको जब निजी तकलीफ होगी ना, तो वो लोग वैसे ही हंसेंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे मैंने देखा है। तो ये जो नज़रिया बनता है उसमें शामिल मत होइए। आपके पास बहुत ताकत है सहिष्णुता असहिष्णुता को लेकर मजाक उड़ाने की, खूब उड़ाइए। आप पूछिए हमसे कि आप 84 में थे कि नहीं। अब मेरी क्या गलती थी कि हम तो स्कूल में थे, हमको तो छठे में छोड़ के जाके रिपोर्टिंग कर देना चाहिए था वहाँ से। हमें थोड़ी पता था कि बाद में जाके 2015 के साल में अगर 84 से ये समाज नहीं सीख रहा है, 2015 के साल में जाके दादरी कर देगा। तो मैं 84 में भी जाके रिपोर्टिंग कर देता, आपने भले लिखना नहीं सीखा था। तो इस तरह के हमले हो रहे हैं, और मैं देखता हूं कि समाज के लोग कम से कम लिखने बोलने वालों के तरफ आते नहीं हैं, उसके बचाव में नहीं आते हैं। ये अच्छी बात है, वो आपकी जो जिम्मेदारी आप निभाइए, मैं कहता नहीं, मैं बस सिर्फ पूछ रहा हूं और बता रहा हूं। मुझे अकेले चलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चल लेता हूं। इन गुमनामियों से कोई डर नहीं लगता है। जो शोहरत है उसे आनी जानी है, वो कोई मकान तो है नहीं कि हम बना लेंगे, और मकान भी बना लीजिएगा तो क्या पता कपार के ऊपर से फ्लाईओवर बन जाएगा, कोई दूसरी रफ्तार से गाड़ी जाएगा, तो कुछ भी अस्थायी तो नहीं है। लेकिन सर फ़र्क पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जहां मैं समझौता नहीं कर सकता। अगर मैं वहां समझौता कर लिया तो मुझे सचमुच फॉर्च्यूनर खरीदने के उपायों के बारे में जल्दी सोचना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी बनी है, उसका भी सुख भोग लेना चाहिए अगर आप में इतना है तो। इसलिए फ़र्क पड़ना चाहिए। कुछ सवाल है, भले आप कर पाएँ या ना कर पाएँ, वो अलग सवाल हो जाता है।
लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके शहर में किसी को घेर के मार दिया जाता है, आपके शहर में किसी को इस बात के लिए ढेला मार दिया जाता है कि वो एक ख़ास समाज से आता है और वो हेलमेट लगा के बारात लेके जाता है। इस तस्वीर को देख के अगर हमारा देश का समाज विचलित नहीं होता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ है उस समाज से, मुझे उस समाज से कोई सहानुभूति नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता मैं और क्या करूं कि इसको छेड़ दूं मैं, क्या ये जहां बैठा है उसके सीट में मैं कांटे बिछा दूं, क्या करूं मैं कि ये उछल के नाचने लगे। किसी को ये बात क्यों सामान्य लगती है कि अचानक ऐसी खबरें आती हैं और वो गायब हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जहां ये ऑब्जेक्टिविटी का ढिंढोरा या ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी एक बेहतर समाज के बनाने के लिए ही होती है, और इस तरह की नाइंसाफ़ियों को देखकर आप अगर छोड़ दें इस ऑब्जेक्टिविटी जो आजकल सोशल मीडिया बना रहा है कि उससे पहले की किसी घटना में आपने नहीं कहा था, नहीं लिखा था, इसलिए इसका सवाल नहीं उठा सकते हैं, ये बात बहुत बेतुकी है और ये धमकाने वाली बात है कि आज ये जो सवाल उठा रहे हो मत उठाओ। तो बहुत सारे लोगों को धमकाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को तरह तरीके से धमकाया जा रहा है। आप अपनी अपनी राजनीतिक निष्ठाओं का सेवन करते रहिए, उस संडे से जो मुर्गी निकलेगी उससे अपना व्यापार बढ़ा लीजिएगा, लेकिन ये जो आप नुकसान कर रहे हैं दरअसल अपना बचाव नहीं कर रहे हैं। मौत एक दिन किसी आदमी की होगी। तो ये सहिष्णुता असहिष्णुता ये सब जो घेरा घेरी हो रही है ये इसलिए हो रही है कि हमने एक जनमत का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ सिर्फ शोरगुल है, मारो मारो की आवाज़ आती है। आप किसी भी टेलीविजन कोई कलाकार होता तो वो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट होता तो ऐसा ही बनाता, वो हर डिबेट शो से वो मारो मारो की आवाज़ आती है, तुम चोरो तुम चोरो तुम चोरो। तार्किकता बौद्धिकता ये सब चीज़ें कहाँ चली गई? ये तो उसका काम था वो करने के लिए। हर जटिल घटना को एक सिंपल सवालों में बदल के आप वो 5 लोग आ जाते हैं, उसी में फैटाफैटी कर लेते हैं, बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो वो रिपोर्टिंग का एक जो विकल्प है वो पत्रकारिता का तो विकल्प नहीं है, आपकी शाम को मनोरंजक बनाने के लिए है। अभी मैं कहीं था तो एक महिला ने कहा कि नाइट टाइम टेलीविज़न में अगर फाइट नहीं होता है तो अदरवाइज आई वुड बी फीडिंग माई किड्स। तो ये एक तबका है जो ऐसा सोचता है। मुझे मालूम नहीं कि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि नाइट टाइम में कुछ फाइट हुआ कि नहीं हुआ, मज़ा आया कि नहीं आया। तो मज़ा ले लीजिए, वो मौत का कुआं में आप देख लीजिएगा फिर, लेकिन गिरेंगे जब ऊपर से आप तो फिर आपके ऊपर भी वो गाड़ी वैसे ही चल जाएगी, जो मौत का कुआं वाला जो चला रहा होता है। तो एक दर्शक के नाते और एक पाठक के नाते अपनी जवाबदेही को समझिए। हम तो नहीं समझ रहे हैं और हमारा जो पेशा उसका कुछ होना जाना है नहीं, वो वैसे ही चलेगा। उसमें कुछ कुछ विकल्प बनते रहेंगे, नदियाँ झील और तालाब इस तरह का निर्माण होता रहेगा और लोग आएंगे पत्रकारिता करेंगे ज़रूर, लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म है वो वैसे ही चलेंगे। बीच में कभी कभी वो इंसाफ की लड़ाई लड़ लेंगे और इससे उनकी विश्वसनीयता बहाल हो जाएगी और फिर वैसे चलेगा। आज न्यूज़ रूम में पार्टियों को लेकर रिपोर्टरों में झगड़ा होने लगा है। बाहर जाइए तो रिपोर्टर एक दूसरे से बात नहीं करता है, वो कहता है वो उसका सपोर्टर है, वो उसका सपोर्टर है, उससे बात मत करो। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। इससे ना काम करने वाली ये जो पार्टियां हैं या तो एक ऐसा स्वर्ग रच कर हमें दे देती कि हमें पत्रकारिता की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ को कोई दूर कर सकता है? मुझे नहीं लगता है कि अब ये दूर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बातें गहरी बैठ गई हैं। तो दुखद है, क्या किया जा सकता है? पर ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी को जलाने और किसी को दुखाने के लिए खबर लिखी जा रही है, उस खबर की खोज नहीं हो रही है कि क्या करना है। और ये एक, चाहे इसके जो भी कारण हो, मैं कारण से नहीं जानता, पर नीयत नहीं है उसका क्या कीजिए। मुझे इसका ज़्यादा दुख है, नीयत नहीं है, किसी को अफसोस नहीं है, किसी रिपोर्टर को इस बात का दुख नहीं है कि वो दिन भर ऑफिस में बैठा हुआ है और वो कहीं जा नहीं रहा है, वो कहीं बेहतर रिपोर्टर नहीं बन रहा। किसी को किसी बात का दुख नहीं है, ये बात आप जान जाइएगा। कि अगर आप सोच रहे हो कि बहुत जवाबदेही से मीडिया चल रहा है तो आप देखते रहिएगा। मैं तो देखता नहीं तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं उम्मीद ज़रूर करूँगा कि नेशनल दस्तक नए लोगों की टीम है, वो थोड़ा इन सब चीज़ों को ना देखे, वो समाज को देखे, अपनी गलियों में जाए, लोगों से मिले, उन अधिकारियों से मिले जो जवाबदेह हैं, उनसे बात करे और उन खबरों को लिखे। वरना ये गूगल से निकाल के उसी दही का सब मट्ठा और एक मट्ठे का एक ही तरह से पचरंगा अचार की तरह बिक रहा है। आप चले जाइए जहाँ पचरंगा अचार बिकता है, वो सब का एक ही ब्रांड है। वैसे ही न्यूज़ चैनल हो गए हैं 2500, लेकिन काम सब एक ही कर रहे हैं। तो वो इस तरह से, इसका मतलब है कि वो अपनी उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है टेलीविज़न की। अब कभी उसका पुनर्जीवन होगा तो ज़रूर वो देखने लायक होगा, पर मेरे हिसाब से तो नहीं देखने लायक है। तो बेहतर है कि अशोक इस रिपोर्टिंग को थोड़ा सा वापस लाने की कोशिश करें।
पर उन्हें देखना पड़ेगा कि ये जो पाठक समाज है कि वो उसमें दिलचस्पी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नहीं तो ये एल्गोरिथम के जरिए जो ऐसी खबरें जो ऊपर टॉप पे आती हैं और उनको वायरल बनाया जाता है या वायरल बनने के लायक होती हैं, वो भी वही ट्रेंड है जो टेलीविज़न में ये ओपिनियन शो का ट्रेंड है। बहुत कम टेलीविज़न में मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग के कार्यक्रम रह गए, बहुत कम, और वो भी सारा स्क्रिप्ट का कमाल है, शब्दों का कमाल है। जो लोग साहित्यकार नहीं बन पाए उनकी अच्छी भाषा का कमाल है। तो वो संवेदनशीलता पैदा नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हम इतने हिंसक समाज में बदलते जा रहे हैं, और ये हम बना रहे हैं और आप भी शौक से बन रहे हैं। तो ये एक संकट की स्थिति नहीं है, ये मैं कोई संकट बयां नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इसमें सब कोई खुश है, सब कोई गदगद है, इसमें किसी को किसी से ऐतराज नहीं है, सब प्रसन्न है कि ऐसा है और ये बढ़िया है, ये अच्छा चल रहा है। कभी लाल हो जाता है रंग बदल के, कभी पीला हो जाता है, सब खुश हैं इसमें। तो खुश रहिए, उसमें कोई इसकी कोई बात नहीं है, हम भी खुश हैं। मतलब मैं तो सिर्फ बता रहा हूं जो मेरे बताने का काम है। तो वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। रोज ऐसे फोन आते हैं जिसमें लोग सताए जा रहे हैं तरह तरह से व्यवस्था के जरिए, और उनकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच रही है। हम इस समाज को निराशा बेचैनी से भर रहे हैं, जो कहाँ जाकर किस रूप में फूटेगी हम नहीं जानते हैं। तो हम एक माध्यम के रूप में भी इस समाज को और जिस व्यवस्था को हम जिम्मेदार या चाहते हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से बेहतर बनी रहे, उसे भी हम असुरक्षित कर रहे हैं, उसे भी हम असुरक्षित किए जा रहे हैं। आप अखबारों के हेडलाइन उठाकर देख लीजिए तो कैसे पार्टियों के नजरिए से लिखे जा रहे हैं, कैसे सांप्रदायिक नजरिए से लिखे जा रहे हैं। अच्छा हो गया सांप्रदायिक होना, मतलब हम किस दौर में रह रहे हैं। कोई पूछता है सेक्युलर होना क्या है, मैंने कहा अच्छा, जो अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का कौन होता है? जो आप अपने काम से मतलब रखिए, हम अपने काम से मतलब रखेंगे, यही बात है ना। सेक्युलर होना खराब हो जाए, सांप्रदायिक होना अच्छा हो जाए, उस पर पूछ रहे हैं आप। मैंने पढ़ाई लिखाई सब बेच आए हैं क्या? सोचना वोचना सब बंद कर दिए क्या हम लोग? सांप्रदायिक होना कैसे अच्छा हो सकता है? किसी से आप किसी कारण को लेकर नफरत करते हैं, वो कैसे अच्छा हो सकता है? कोई बात की तुक होनी चाहिए ना, वो कैसे हो सकता है? आप नफरत ही तो कर रहे हैं ना, कोई भी कारण दे रहे हो, कारण जायज हो सकता है क्या? जायज कारणों के आधार पर किसी से आप नफरत कर सकते हैं क्या? फिर तो हम एक हिंसक समाज को मान्यता दे रहे हैं। क्योंकि आपने मेरा पर्स छीना है तो आपको मार दिया जाना चाहिए। क्या हम ऐसे समाज की तरफदारी में बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं? हर कोई चुप हो गया है। और अभी स्टालिन ने कहा कि वो लोग कहां चले गए जो स्कूलों से निकले इतने सालों तक, जिन्होंने शिक्षा हासिल की। अभी चेन्नई में जब अंबेडकर को लेकर विवाद हुआ आईआईटी चेन्नई में, तो उन लोगों ने, उनके विवाद पे पूरे देश में चर्चा हुई और उन लोगों ने ट्विटर पे बनाया अपना अकाउंट। और तब मैं देख रहा था कि इस वक्त जब इनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इनका ट्वीट पढ़ा जा रहा है, तो जरूर लोग फॉलो करना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि ये लोग कौन लोग हैं, क्या बात करते हैं इनके बारे में, इनके जरा सा जाना जाए। तब भी देखा कि उनका फॉलोअर बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये रिजेक्शन है कि हम तुम्हारे बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। ये वो कौन लोग हैं जो उसके बारे में नहीं जानना चाहता है? वो तो बाकी चीजों को बहुत लाइक कर रहा है, बाकी चीजों को बहुत वायरल कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है। और जिस एजेंट को लेकर, जिस एजेंसी को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, हर टेलीविजन डिबेट में मार मच गया, दिल्ली से लेकर वहां तक के बयान हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है वहां चेन्नई में। उन लोगों के बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल हैं उस पर 500-600 लोग फॉलोअर हैं। क्या हमारा दलित समाज सोशल मीडिया पे नहीं है? मुझे नहीं लगता कि नहीं है। अगर है तो वो बोलने में, उसको क्या उसमें साहस नहीं है बोलने के लिए? क्या वो इतना कमजोर हो गया है कि वो एक जस्टिस की बात को सामने नहीं रख सकता? क्या वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है? मुझे इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उसमें, मध्यम वर्ग नहीं, ये तो मैं नहीं मान सकता। मैं ये भी नहीं मान सकता कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा या ट्विटर अकाउंट नहीं होगा। लेकिन जब चीजें जस्टिस को लेकर बात हो रही हैं तो वो कहां है? वो अपनी बात क्यों नहीं रख सकता? एक वैकल्पिक बात क्यों नहीं रख सकता? 500-600 के फॉलोअर्स हैं। तो ये एक जो सन्नाटा बन रहा है, और इस सन्नाटे को जो हम स्वीकार कर रहे हैं, प्लीज इसको स्वीकार मत कीजिए, नहीं तो सब चलता रहेगा। 60 साल तो सबकी हो जानी है, नौकरी पूरी हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे, और वो पार्टी होती है, बर्फी बढ़ जाती है, काम खत्म हो जाता है, नया आ जाता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक बुद्धिजीवी समाज का काम है कि वो छेड़ते रहे चीजों को, यथास्थिति को छेड़ते रहे, जहां हम नए नए तरीके से सोचें,
अपने का आपको भी चेंज करने का मौका मिले, चेंज करने के लिए तैयार रखें। तो ये ज़रूरी है कि समाज में जो सहिष्णुता है, जिसे लोग अब बदनाम करते हैं, वो अच्छी चीज़ है। अगर आप सहिष्णुता के समर्थक नहीं हैं, अगर आप बराबरी के समर्थक नहीं हैं, तो आप आदमी तो नहीं होंगे कम से कम। बाकी आप बुद्धिजीवी हो सकते हैं, बाकी आप मंत्री हो सकते हैं, बाकी आप कुछ भी हो सकते हैं, आप आदमी नहीं हो सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई अशोक आपको। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना मन से तैयार कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बड़ा ख्वाब है। हम चाहेंगे कि ये कभी टूटे नहीं और ये कारवां जो आप शुरू कर रहे हैं ये चल निकले, और किसी तरीके से आप लोग भी चलाने में मदद कीजिए और थोड़ा थोड़ा अपनी जड़ता से आगे निकलिए। मुझे जड़ लोग पसंद नहीं हैं, इसीलिए कहता हूं जड़ लोग पसंद नहीं है। उस जड़ता से आगे निकलिए और अशोक के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए जरा सा। थैंक यू। शुक्रिया रवीश कुमार साहब। बहुत सारी बातों पर आपने रोशनी डाली।